नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल, फायरिंग अ वार्निंग शॉट अक्रॉस बिग टेक बोस। देखिए दोस्तों, पिछले 2 दिनों में मैं डेली करंट अफेयर्स में आपके साथ उस एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं जो कि फेसबुक के अगेंस्ट चलाया जा रहा है यूएसए में। और केवल फेसबुक के अगेंस्ट ही एलिगेशंस नहीं लगाए गए हैं, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, गूगल, इन सब के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए हैं। कौन कौन से लगाए गए हैं, कौन से यूएस में लगाए गए हैं, कौन से यूरोपियन यूनियन में लगाए गए हैं, इनसे होगा क्या क्या, क्या इन बड़े बिग टेक्स की ग्रोथ को रोका जा सकता है, चेक किया जा सकता है। इन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में खंगालेंगे। इंडिया के रिस्पेक्ट में इन बिग टेक्स का क्या रोल है, इसको भी देखेंगे। फिर एक आर्टिकल है, कन्वर्जेंस ऑफ एग्रेरियन डिसकंटेंट इन साउथ एशिया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। देखिए, फार्म लॉस के अगेंस्ट, फार्म बिल्स के अगेंस्ट इंडिया में जो एजिटेशन चल रहा है वो तो हमको पता ही है, बट कहीं ना कहीं ये एजिटेशन सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, साउथ एशिया की बहुत सी और कंट्रीज में चल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई। यहाँ की सरकार भी कुछ ऐसे बिल्स, कुछ ऐसे नियम कानून लेके आई है जो कि कॉरपोरेट इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के ग्राउंड लेवल पे जो फार्मर्स काम करते हैं उनके लिए उतना काम नहीं किया जा रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे मैं इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा, ग्रीन ओवर ब्राउन। रिसेंटली वर्चुअल क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुई थी और वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम अपने सारे इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के टारगेट्स को पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं इंडिया अपने टारगेट्स की तरफ अग्रसर है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। एमिशंस गैप रिपोर्ट आई थी ना 2020 की, जो निकाली थी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम में। एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम निकालती है। इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि भैया G20 कंट्रीज में से इंडिया वन ऑफ दोज 9 कंट्रीज हैं जो कि अपने सारे टारगेट्स पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर पूरे कर लेगी समय पे। तो ऑब्वियस सी बात, इस आर्टिकल के सारे पॉइंट्स मैं बता चुका हूं, तो ये ग्रीन और ब्राउन वाला आर्टिकल मैं फिर से आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट है ईस्टर्न डिस्क्वाइट। देखिए, 2021 में वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले और वहां पे एक भिड़ंत सी होती नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तृणमूल कांग्रेस 2011 से पावर में है, 10 साल हो जाएंगे तृणमूल कांग्रेस को पावर में, और बीजेपी पावर में एंट्री मारने की कोशिश कर रही है। तो किस हद तक बीजेपी एंट्री मार पाएगी और तृणमूल कांग्रेस को हरा पाएगी, क्या क्या एजेंडा इसके लिए डिप्लॉय किया जा रहा है, पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ये वाला आर्टिकल, इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स न्यूट्रिशन एजेंडा। रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आउटकम्स निकल के आए हैं 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। बहुत सारे स्टेट्स के आउटकम्स फेज 2 में निकल के आए हैं, फेज 1 डाटा आया है। फेज 1 डाटा के इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इस आर्टिकल में बताए गए। कैसे हम पुराने एनएफएचएस से पीछे आए हैं, कैसे हम पुराने एनएफएचएस से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या ऐसी सरकारी पॉलिसीज रही हैं जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया है, और क्या क्या और किया जा सकता है, इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट, ये जो 2 आर्टिकल्स हैं, टैक्स पॉलिसी इन ट्राइंग टाइम्स और डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनको मैं अलग से एक वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक्चुअली में समय नहीं बचेगा, इसलिए ऑब्वियस सी बात है अभी के लिए यही 4 आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सारे जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो भाई, फायरिंग अ वार्निंग शॉट अक्रॉस बिग टेक बोस, lawsuits and regulatory moves in West suggest that their easy unchecked expansion may be coming to an end। भैया देखिए, क्या इससे पहले कभी बिग टेक को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल की गई है। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। उस समय पे गूगल जैसी कंपनीज नहीं आई थी, बट माइक्रोसॉफ्ट वाज रूलिंग। तो उस समय पे जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था ना, उसने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर लगाम कसने की कोशिश की। कुछ हद तक लगाम कसी भी, बट ज्यादा लगाम लगा नहीं पाए। अब तक बिग डाटा रेगुलेशन को उतना सक्सेसफुल तरीके से नहीं किया जा पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिग डाटा कंपनीज हैं, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास। लेकिन रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है कि पूरे यूरोप में और पूरे यूएसए में बहुत सारे लॉ सूट्स फाइल किए गए, बहुत सारे रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को इंपोज करने की कोशिश की गई है पूरे यूएस यूरोप में। किसके अगेंस्ट? नॉन चाइनीज डिजिटल कंपनीज के अगेंस्ट। चाइनीज डिजिटल कंपनीज अगेंस्ट नहीं, नॉन चाइनीज, जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल और गूगल। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल और गूगल का जो अनचेक्ड एक्सपेंशन है ना एक अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट में, ये शायद अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। आगे बात की जाए
2020 अक्टूबर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक लॉ सूट लेके आया गूगल के अगेंस्ट। उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस लिंक पे जाइए। क्या बोला गया कि भैया गूगल मिस यूज कर रहा है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को एज अ सर्च इंजन बाय अंडरमाइनिंग कॉम्पिटिटर्स। यानी जो भी सर्च इंजन में गूगल दिखाता है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है, अपने पार्टनर्स के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है, और जो गूगल के कॉम्पिटिटर्स है उनको डिस्प्ले नहीं करता, या फिर जो गूगल के हिसाब से नहीं चलते हैं उनको डिस्प्ले नहीं करता। अपना कंटेंट गूगल के सर्च इंजन में प्रायोरिटी रखता है, ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी रखेगा ही। फिर भाई डूइंग डील्स विद अदर कंपनीज टू बिकम द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन मेनी ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस। तो जो दूसरे कंपनीज अपने ब्राउजर्स बना रहे हैं, अपने डिवाइसेस बना रहे हैं, उनके साथ गूगल एक अच्छी डील साइन कर लेता है। वहां पे सिर्फ गूगल क्रोम ब्राउजर ही आपको नजर आएगा, गूगल के ही प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे। फिर गूगल के पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा होता है, तो डाटा माइनिंग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यूजर्स और कॉम्पिटिटर्स के बिहेवियर को रीड करके गूगल अपनी स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करता है, जिससे कि एडवर्टाइजिंग में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए गूगल, और बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं किस तरीके से क्राउड अपनी तरफ खींच रहे हैं उस क्राउड को गूगल फिर से अपनी तरफ खींच पाए। तो ये सब चीजें गूगल कर रहा है जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल के पास जो डाटा जा रहा है लोगों के इस्तेमाल करने वाला, उस डाटा की मदद से ही गूगल इस तरीके के ट्रेंड्स को डेसिफर करके उनके ऊपर एक्शन ले पा रहा है, जिसके चलते गूगल भी अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है। केवल गूगल अकेला नहीं है, यहाँ पे फेसबुक भी है भाई। तो अर्ली दिसंबर में यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन और 40 स्टेट्स ऑफ यूएसए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और गुआम, इन्होंने स्यू कर दिया फेसबुक को। क्यों? फॉर अब्यूजिंग इट्स मार्केट पावर इन सोशल नेटवर्किंग टू क्रश स्मॉलर कॉम्पिटिटर्स। यहां पे दो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को कोट किया जा रहा है, एक तो व्हाट्सएप का एक्विजिशन, एक इंस्टाग्राम का एसोसिएशन। ये दोनों ऐसे एप्लीकेशंस थे जो कहीं ना कहीं फेसबुक की बादशाहत को रोक सकते थे। और ये बात पता चलती है कब? ये बात पता चलती है जून 2008 के मार्क जुकरबर्ग के ईमेल से, जिसमें मार्क जुकरबर्ग क्या बोलते हैं, इट इज बेटर टू बाई देन कम्पीट। ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन है फेसबुक का, जहां पे मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं कि भैया कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स फेसबुक के लिए डेंजरस हो सकते हैं, फेसबुक के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, इसलिए बेटर रहेगा कि इन कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स को खरीद लिया जाए। इसी तरीके से आप देखिए कि 2012 में लगभग इंस्टाग्राम को खरीदा गया, 2014 में व्हाट्सएप को खरीदा गया, और पैसे तो वैसे भी इनके लिए कोई बार नहीं है। ऐसी डील फेंक दो सामने वाले बंदे के ऊपर कि वो रिजेक्ट ही ना कर पाए। तो $19 बिलियन का व्हाट्सएप खरीदा गया, $1 बिलियन का इंस्टाग्राम खरीदा गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी कंपनी थी, जब ये बड़ी हो ही रही थी तो इन्होंने अपने आप को बेचा क्यों फेसबुक को? क्या फेसबुक को बेचना जरूरी था? तो बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की रात आएगी, मतलब इनका गुस्सा आएगा। ये जो बिग टेक है, इन बिग टेक से पंगा लेके आप टेक्नोलॉजी फील्ड में रह ही नहीं सकते। तो ये ऐसा क्या करती हैं ये फेसबुक जैसी कंपनीज कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे जो यूजर्स हैं वो अपने आप को, मतलब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की जो ओनर्स हैं वो अपनी कंपनीज बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये जो फेसबुक जैसी कंपनीज है ना, ये बेट एंड स्विच मॉडल का प्रयोग करती हैं। बेट एंड स्विच मॉडल क्या होता है कि इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के अलग अलग यूजर्स को एक नई ऐप प्रोवाइड करना, वेबसाइट डेवलपर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, जैसे कि एक ऐप पे जो भी यूजर्स आ रहे हैं वो यूजर्स उस ऐप की एक्टिविटी को लाइक कर सके, इसलिए लाइक बटन को फेसबुक से ले लेना। तो अगर आप फेसबुक से लाइक बटन उठाओगे तो उस ऐप वाले को भी लगेगा भाई मेरा भी फायदा है, फेसबुक यूजर्स भी इस ऐप पे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं फेसबुक भी थोड़ा बहुत उस ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने लगता है, तो उस ऐप की ऑनलाइन व्यूअरशिप बढ़ती जाती है। बाद में ऐसा होता है कि फेसबुक खुद ही या तो उस ऐप को खरीद लेता है या उसका मेजॉरिटी स्टेक खरीद लेता है। अगर वो ऐप बिकने को ना तैयार हो तो फेसबुक का जो एक्सेस था उस ऐप को, फेसबुक वो बंद कर देता है। तो उस ऐप को नया यूजर बेस मिलेगा ही नहीं, जो पुराना फेसबुक वाला यूजर बेस है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से पहले तो फेसबुक जैसी कंपनीज क्या करती हैं, अपना सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उस ऐप को थोड़ा फेमस करवाती हैं, बाद में उसी ऐप को ओवरटेक कर लेती हैं या उसमें मेजॉरिटी स्टेक खरीद लेती हैं, और अगर मेजॉरिटी स्टेक नहीं मिला तो उस ऐप को बर्बाद कर देंगी अपना यूजर बेस वहां से काट के। और ऐसा करने वाली कंपनीज केवल गूगल और फेसबुक नहीं है, यहां पे अमेजन और एप्पल का भी नाम आना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखें गूगल फेसबुक ही अकेले नहीं कर रही, अमेजॉन, गूगल, एप्पल सब ये कर रहे हैं। इनके बारे में भी केसेस देखते हैं। यूरोपियन यूनियन में अमेजॉन के खिलाफ भी केस पड़ा है और गूगल के खिलाफ भी केस पड़ा है। अमेजॉन के खिलाफ क्या केस पड़ा है यूरोपियन यूनियन में कि भाई अमेजॉन इज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग इट्स एक्सेस टू डाटा फ्रॉम कंपनी सेलिंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म टू गिव अनफेयर एडवांटेज ओवर देम। देखिए अमेजॉन एक एग्रीगेटर है जहां पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करती हैं और फिर वो उन प्रोडक्ट्स को अमेजॉन पे बेच सकती हैं। ठीक है भाई,
लेकिन जब वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे बेचती हैं, अमेजोन को क्या पता चलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेजोन को पता चलता है कि उन प्रोडक्ट्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और किस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कौन से लोग उनको खरीद रहे हैं। तो भाई जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी की वो तो अमेजोन प्लेटफॉर्म पे आएगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जब वो कंपनी अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच रही है तो जितने भी उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस होंगे वो भी अमेजोन पे लिस्ट करे जाएंगे और अमेजोन ये पता कर लेगा कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में खरीद कौन रहा है। और इन ट्रेंड्स को डिसिफर करके अमेजोन अपने खुद के प्रोडक्ट बना सकता है जो कि आगे बिके। आप देखिए किंडल के आने के बाद बहुत सारे आईपैड्स की बिक्री बंद हुई, क्योंकि रीडिंग के लिए अमेजोन को समझ में आया कि भाई रीडिंग के लिए लोग चीजें खरीद रहे हैं, तो रीडिंग के लिए एक प्रोडक्ट बना दो, तो अमेजोन ने किंडल बना दिया। ये एक एग्जाम्पल है। ई कॉमर्स की फील्ड में ये भी सुनने में आया कि अमेजोन पे वो सेलर्स जो आके अपना सामान बेचते हैं, कभी कभी अमेजोन उनको भी परेशान करता है, उनसे एक आप कह सकते हैं ना कि फीस लेता है। देखिए सेलर्स के सामने तो सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी हाथ जोड़ के खड़ा है, लेकिन जो लोग अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं वो अमेजोन की टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से काम करते हैं, तो एक प्रॉफिट में बड़ा शेयर मांग सकता है अमेजोन इन सेलर से, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। फिर अगर आगे बात की जाए एप्पल की, एप्पल खुद अपने जो एप्स हैं उनको प्रेफर करता है दूसरे ऐप से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर कमीशन फीस की बात की जाए तो जो पेड एप्स होती हैं गूगल के एंड्रॉयड पे या एप्पल पे, वो पेड एप्स में 30% जो कमीशन है वो एप्पल अपने पास लेता है, गूगल अपने पास लेता है। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। गूगल अगर अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके और एप्पल अगर अपने ऐप स्टोर का प्रयोग करके कोई ऐप लोगों को बेच रहा है तो 30% कमीशन खाती हैं गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज, और 30% कमीशन बहुत बड़ा कमीशन होता है। तो कहीं ना कहीं गूगल और एप्पल इतना हाई कमीशन चार्ज करेंगी, तो जो ऐप वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा वो इन चार्जेस को किससे वसूलेगा? ऑब्वियस सी बात है कस्टमर से वसूलेगा, कंज्यूमर से वसूलेगा। तो एंड में पैसा दे कौन रहा है? कंज्यूमर ही पैसा दे रहा है। तो कंज्यूमर इंपावरमेंट के अगेंस्ट भी चीज जाती है। फिर भाई गूगल के अगेंस्ट केसेस की बात की जाए तो इसी समर में यूरोपियन यूनियन ने गूगल के अगेंस्ट में 2 एंटी ट्रस्ट केसेस शुरू किए हैं। यहां पे यूरोपियन यूनियन क्या प्लान कर रहा है कि अपने रेगुलेटरी रिजाइम को थोड़ा चेंज किया जाए ताकि गूगल जैसी कंपनीज जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रही हैं इसको रोका जा सके। ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस गूगल के एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो रही हैं और गूगल के सर्च इंजन में भी हो रही हैं। ऑब्वियसली बात है अपने इन डोमिनेंट पोजीशंस का गलत प्रयोग तो गूगल करेगा ही करेगा। ओके, फिर आगे बात की जाए, the dangers of these aggressive monopolies are not confined to the competitors. Users also suffer because of fewer options and weaker privacy controls. यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई जो लोग गूगल और फेसबुक और एप्पल और अमेजोन की सर्विसेज को इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो तो परेशानी है इससे, जो लोग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इनके वो भी परेशान है। तो वीकर प्राइवेसी कंट्रोल, अगर आप कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो तो उस ऑनलाइन एक्टिविटी से जो रिलेटेड एड्स हैं वो आपके सामने आने लगेंगे, तो मतलब आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं ऑनलाइन तो आप क्या खरीदना चाह रहे हैं ये चीज लगातार मॉनिटर कर रहे हैं ये बिग टेक। उसके बाद फ्यूअर ऑप्शंस, अगर सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स रहेंगे मार्केट्स में तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। अभी के लिए अगर आप देखो दोस्तों तो इंडिया में ई कॉमर्स में केवल 2 बड़े डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। बहुत ही कम लोग होंगे जो किसी तीसरे से सामान मंगाते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मिंत्रा से हो सकता है आप कपड़े जूते मंगा लेते हो, लेकिन सारी चीजें बेचने वाले अगर प्लेटफॉर्म देखे जाए तो 2 ही दिमाग में आते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। कल की डेट में मान लीजिए फ्लिपकार्ट अनकॉम्पिटेटिव हो जाता है और केवल अमेजोन बचता है तो अमेजोन की वर्चुअली मोनोपोली हो जाएगी देश में, और मोनोपोली कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उस केस में उस मोनोपोली का इस्तेमाल करके अमेजोन अपनी चीजों के दाम महंगे कर सकता है। उसके साथ साथ और क्या नुकसान है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनीज हैं इन्होंने अपने प्राइवेसी प्रोटेक्शंस को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। प्राइवेसी प्रोटेक्शन देखिए, जब भी आप फेसबुक और अमेजोन को डाउनलोड करते हो तो एक टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जिनको आप अपना अप्रूवल देते हो वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं कि हम में से कोई भी उन मैसेजेस को पढ़ता नहीं है, हम सीधे एक्सेप्ट करके अप्रूवल दे देते हैं। जबकि उन मैसेजेस में यही लिखा रहता है कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक हमारे डाटा का प्रयोग करके ट्रेंड्स को डिसिफर कर सकता है, इनफैक्ट हमारे ऑनलाइन बिहेवियर को मॉनिटर करने की अथॉरिटी दे रहे हैं हम उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके। जब भी कोई आप ऐप डाउनलोड करोगे शुरुआत में एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, उन टर्म्स एंड कंडीशंस में यही लिखा होता है कि हम अप्रूवल दे रहे हैं उस ऐप को कि भाई वो हमारे ऑनलाइन बिहेवियर को मॉनिटर कर सके। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इस डाटा को कलेक्ट करती हैं, होल्ड करती हैं,
एक यूजर की लाइफ में क्या क्या चल रहा है उसके सारे एस्पेक्ट्स को खंगालती हैं और उसका इस्तेमाल करके रेवेन्यूज और प्रॉफिट कमाती हैं। इससे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस की जाते हैं, पॉलिटिकल आउटकम्स, भैया इलेक्शन तक के रिजल्ट बदल दिए जाते हैं। और गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज, ऐसा सुनने में आया कि इससे सर्वेलेंस भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बिग डाटा कंपनीज है ना भाई, ये बहुत ही हाई लेवल पे ऑपरेट करती हैं, उस लेवल पे ऑपरेट करती हैं जहां पे हम जैसे नॉर्मल लोग शायद सोच भी ना पाए। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज की डेट में यूएसए में और पूरे यूरोपियन यूनियन में एक तरीके की वेव से चल रही है कि इनकी बादशाहत को तोड़ा जाए। अब क्या पहले किसी बड़ी ऐसी कंपनी की बादशाहत को तोड़ा गया है? तो भाई बिल्कुल, AT&T करके कंपनी थी 1980s में, जिसको कुछ हिस्सों में तोड़ दिया गया था। तो कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो मार्केट को मोनोपोलाइज करने वाली टैक्टिक्स है ना, कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कब्जा कर रखा है, तो कम से कम थोड़ा इनको तोड़ के इंडिविजुअल और सेपरेट एंटिटीज में लाया जाए। जैसे फेसबुक को तोड़ के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को उससे इंडिपेंडेंट किया जाए। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग बिग डाटा को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में इन कंपनीज की काफी चलती है। अगर आप बात करो व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के 200 करोड़ यूजर्स हैं पूरी दुनिया में, 200 करोड़। उन 200 करोड़ यूजर्स में से 40 करोड़ यूजर्स तो इंडिया के हैं। तो 40 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। अगर अमेजोन की बात की जाए तो अमेजोन भी ऑब्वियस सी बात है, जो ऑनलाइन रिटेल मार्केट है इंडिया का, 33% से ज्यादा मार्केट इंडिया के ऑनलाइन रिटेल का अमेजोन के पास है। फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक के 27 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स है इंडिया में। फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो फ्लिपकार्ट को भी वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि फेसबुक और गूगल मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो के साथ मिलकर एक ऐसा इंटरनेट गेटवे बनाना चाहते हैं इंडियंस के लिए, जो कि सारी न्यूज इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ग्रोसरीज, डेली परचेज वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इंडियंस को अवेलेबल करवा दे। वैसे तो ये आइडिया अच्छा है, बस नेट न्यूट्रलिटी बनी रहे। नेट न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है कि आपके सामने एक ऐसा इंटरनेट प्लेटफॉर्म आए जहां पे आप पूरा इंटरनेट एक्सेस कर सको। ये ना हो कि कुछ वेबसाइट्स आप एक्सेस कर पा रहे हो और कुछ वेबसाइट्स का एक्सेस ब्लॉक हो। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। समझ के, सर्च इंजन को भी हमारे देश में गूगल डोमिनेट करता है। ज्यादातर जो स्मार्टफोन्स बिकते हैं इंडिया में वो या तो एंड्रॉयड बेस्ड हैं, और जो थोड़े बहुत हाई एंड है वो भाई एप्पल स्टोर पे चलते हैं, और दोनों ही बिग टेक हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं, और कहीं ना कहीं एक कॉन्निवेंस देखा जा रहा है कि भैया ये जो बड़े बड़े बिग टेक हैं ये रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, रूलिंग पार्टी के एजेंडा को फैलाते हैं। ये भी एक अलग ही किस्म का इल्जाम लगाया जा रहा है। हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल है ये स्टेटमेंट, बट स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है। तो ये सब बातें बताई गई इस बिग टेक के बारे में, और कैसे बिग टेक को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको आइडिया लगी गई होंगी। मैंने जो स्टैटिस्टिक्स बताए हैं वो याद रखिएगा, जैसे कि इंडिया में व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, फेसबुक के 27 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं। ये स्टैटिस्टिक्स आपको आगे काम आएंगी। फिर चलते हैं भाई, इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स न्यूट्रिशन एजेंडा। पुअर न्यूट्रिशनल आउटकम्स इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 शो दैट अ पीस मील अप्रोच डज नॉट वर्क। देखिए भैया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का डाटा रिलीज किया है इन द फाइंडिंग्स ऑफ फेज 1 ऑफ NFHS 5, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं का फेज 1 का डाटा बाहर आ चुका है। इन 22 स्टेट्स में कुछ मेजर स्टेट्स नहीं है, जैसे कि तमिलनाडु नहीं है, राजस्थान नहीं है, पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश नहीं है। इनका डाटा ऑब्वियस सी बात है बाद में आएगा, ओके। बट एक बार सबका डाटा आ जाएगा, चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी भी जो डाटा निकल के आ रहा है उससे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डेसिफर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे बात की जा रही है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की। ये जो 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जिसका NFHS 5 का डाटा है हमारे पास, ऐसा पता चला है कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन 22 में से 16 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में बढ़ा है। किसके कंपैरिजन में? इन कंपेयर टू NFHS 4 कंडक्टेड इन 2015-16। तो 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, चौथा वाला, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये जो 22 स्टेट्स हैं, इन 22 स्टेट्स में 16 स्टेट्स में सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बढ़ा है। केवल केरला और कर्नाटका दो ऐसे स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत घटा है, बाकी हर जगह पे बढ़ा है। तो 22 में से 16 में सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बढ़ा है, केरला कर्नाटका में थोड़ा बहुत कम हुआ है। उसके बाद percentage of children under 5 who are underweight has also increased in 16 out of 22 states। तो भैया 5 साल से कम की उम्र के बच्चे जो कि अंडरवेट हैं उनका परसेंटेज भी बढ़ा है 22 में से 16 स्टेट्स में। फिर एनीमिया लेवल्स की बात की जाए
Anemia levels among children as well as adult women have increased in most of the states, with the decline in anemia among children being only seen in 4 states. तो भैया 22 स्टेट्स में, ज्यादातर स्टेट्स में चिल्ड्रन में और एडल्ट वुमेन में एनीमिया का जो लेवल है ना वो बढ़ता है। मतलब एनीमिया होता क्या है? ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में पूरे बॉडी में काफी मदद करती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स कम होंगी तो जो ऑक्सीजन ट्रांसफर पूरे बॉडी में वो कम होगा, तो एक पर्सन थोड़ा थका हुआ फील करेगा। तो ये होता है एनीमिया। तो ये जो एनीमिया का लेवल है चिल्ड्रन में एज वेल एज इन एडल्ट वुमेन, ये बहुत सारे स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है। सॉरी, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज एनीमिया लेवल्स अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट वुमेन हैव इंक्रीज्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विद अ डिक्लाइन इन एनीमिया अमंग चिल्ड्रन बीइंग सीन ओनली इन 4 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, ऑल ऑफ देम स्मॉलर वंस, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, मेघालय। कहने का मतलब ये कि ये जो 4 स्टेट्स हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड मेघालय, यहां पे एनीमिया घटता हुआ नजर आया। एनीमिया घटता हुआ नजर आया मतलब कि देखिए एनीमिया का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी इन रेड ब्लड सेल्स। तो डेफिशिएंसी इन रेड ब्लड सेल्स बढ़ेगी तो एनीमिया बढ़ेगा। एनीमिया को कम करने की बात की जाए तो आप हेल्थ इंडिकेटर सुधार रहे हो, तो ये कम केवल इन 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। बाकी सारे स्टेट्स में चिल्ड्रन और एडल्ट वुमेन दोनों में एनीमिया बढ़ा है। एनीमिया बढ़ा है मतलब डेफिशिएंसी इन रेड ब्लड सेल्स बढ़ी है। मतलब एक बॉडी की ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाने की जो काबिलियत है वो कम हुई है। ठीक है भाई। उसके बाद बात की जाए तो द डाटा रिपोर्ट एन इंक्रीज इन चाइल्डहुड स्टंटिंग, एन इंडिकेटर ऑफ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन एंड considered a sensitive indicator of overall well-being in 13 out of 22 states compared to NFHS4। यानी NFHS4 को अगर आप NFHS5 से कंपेयर करें तो जो चाइल्डहुड स्टंटिंग है ना ये बढ़ी है। तो 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से 13 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में चाइल्डहुड स्टंटिंग बढ़ी। स्टंटिंग का मतलब है कि एक एज ग्रुप के लिए आपकी जितनी हाइट है उतनी हाइट नहीं है। तो भाई अगर मान लीजिए कि आप 25 साल के एडल्ट हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए लगभग 6 फीट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं फीट नहीं बता रहा हूं, 6 फीट नहीं होती इंडिया में, एवरेज हाइट कम है। तो अगर आपकी 6 फीट ना हो के 5 ही फीट है तो आप कह सकते हो स्टंटिंग। हालांकि स्टंटिंग इतने बड़े एज ग्रुप के लिए नहीं होती है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल में बच्चों की इतनी हाइट होनी चाहिए। इस एज पे अगर वो नहीं है तो स्टंटिंग में काउंट होती है। अगर आप बात करो स्टंटिंग की पूरे देश में, तो 22 में से 13 स्टेट्स में तो मैंने देखा है कि आपको बताया कि स्टंटिंग है। ओके, तो 22 स्टेट्स जिनका डाटा हमारे पास है उसमें 13 स्टेट्स में स्टंटिंग बढ़ी है। बचे कितने? 9 स्टेट्स। इन 9 स्टेट्स में कितने में इंप्रूवमेंट हुआ है? तो भैया 9 स्टेट्स में 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे 1 परसेंटेज पॉइंट से कम का इंप्रूवमेंट है। तो 22 स्टेट्स में से 13 स्टेट्स में स्टंटिंग बढ़ी है, मतलब जितनी एज है उस हिसाब की हाइट नहीं है। बचे 9 स्टेट्स में 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे स्टंटिंग थोड़ी कम हुई है। ठीक है ना, स्टंटिंग थोड़ी कम हुई है, बट जो इंप्रूवमेंट है हेल्थ इंडिकेटर का वो केवल 1 परसेंटेज पॉइंट का। ओके, बचे कितने? 4। तो इन 9 में से 5 में इंप्रूवमेंट केवल 1% से कम का है। तो बचे 4 कौन से? तो सिक्किम में 7.3% का इंप्रूवमेंट है, मणिपुर में 5.5% का इंप्रूवमेंट है, बिहार में 5.4% का इंप्रूवमेंट है, आसाम में 1.1% का इंप्रूवमेंट है। तो ये ऐसे 4 स्टेट्स हैं जहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बट वो इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए गोल से काफी कम है। तो 22 स्टेट्स जिसका डाटा हमारे सामने है उनमें से 13 में स्टंटिंग बढ़ी है। जहां पे स्टंटिंग घटी है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है हेल्थ इंडिकेटर्स में। तो बचे 9 में से 5 स्टेट्स में जो हेल्थ फैक्टर्स इंप्रूवमेंट हुए हैं, जो स्टंटिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है वो 1% से कम का है। और बचे 4 मणिपुर, बिहार, आसाम, सिक्किम में अच्छा हुआ है, 1% से ज्यादा का हुआ है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो गोल सेटअप किए थे उस गोल से तो कम ही है। फिर यहां पे 2-3 प्रॉब्लम्स दोस्तों और बताई जा रही हैं। एडल्ट माल न्यूट्रिशन देखने को मिला और 2 तरीके से देखने को मिला है। एक एडल्ट माल न्यूट्रिशन कुछ इस तरीके से देखने को मिला है कि अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम है बहुत सारे स्टेट्स में, तो कहीं ना कहीं जो एडल्ट्स हैं उनको ठीक ठाक खाना नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, वो ग्रो नहीं कर पा रहे। कहीं कहीं पे ओवरवेट और ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिली है चिल्ड्रन और एडल्ट्स में। ओवरवेट और ओबेसिटी का मतलब यह है कि आपने खाना तो खाया है पर आपने अनहेल्दी खाना खाया है। जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर होने चाहिए थे, जो न्यूट्रिशनल चीजें होनी चाहिए थी आपके खाने में, वो आपके खाने में नहीं थी, तो आपने खाया है बट वाहियात खाया है। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है यहां पे। ठीक है, ओवरऑल अगर स्टंटिंग की बात की जाए दोस्तों, स्टंटिंग का सिनारियो तो मैंने आपको यहां पे बताया ही बताया है। अब देखिए,
There was a 10% decline in stunting among children under 5 low height for age between 2005-6 NFHS 3 and 2015-16 NHFS 4 from 48 to 38% averaging 1 PPA। क्या बोला जा रहा है, 2005 और 6 में जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तीसरा वाला कराया गया था और उसको अगर आप कंपेयर करो 2015-16 के NFHS 4 से, तो ओवरऑल जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम थी वो 2005-6 के समय पे 48% थी, 2015-16 के समय पे कितनी आ गई, 38% आ गई। तो लगभग 10 साल के टाइम पीरियड में 10% डिक्लाइन हुआ है स्टंटिंग में। तो पर ईयर आप मान सकते हो कि 1 परसेंटेज पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है स्टंटिंग में। कब से कब तक, NFHS 3 से लेके NFHS 4 तक, यानी 2005-6 से लेके 2015-16 तक। इस बार क्या प्लान किया गया था, पोषण अभियान, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे प्रधानमंत्री साहब का, 2017 में लॉन्च किया गया था, जिससे चाइल्डहुड स्टंटिंग को हमें हर साल कम करना और कितना कम करना है, 2 परसेंटेज पॉइंट्स पर ईयर कम करना है, जो कि बिल्कुल भी होता यहां पे नजर नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल पोषण अभियान के अंदर जो टारगेट्स बनाए गए थे वो टारगेट्स भी यहां पे मीट नहीं हुए हैं। अब जब हमारा देश ग्रो कर रहा है, पिछले 10 डेकेड से हम लोगों ने हाई रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है, तो जब हमने हाई रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है तो ये हेल्थ इंडिकेटर्स भी हमारे सुधरने चाहिए थे, लेकिन वो सुधरते दिखे नहीं है। कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी देश में बढ़ी है, जो लोग अमीर थे वो और अमीर बनते चले गए, जो लोग गरीब थे वो भाई थोड़ा गरीब होते चले गए। ये जनरल ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि गरीब अमीर बने ही नहीं है, वो भी बने और अमीर भी गरीब हुए हैं, लेकिन एक जनरल ट्रेंड है कि इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ी है। लेबर फोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है, मतलब कि जो लेबर फोर्स थी जो कि पहले फॉर्मल सेक्टर में काम करती थी, उसके पास बहुत सारे सोशल सेक्टर एवेन्यूज थे, सोशल सेक्टर सुविधाएं थी, वो अब उसके पास बहुत कम हो गई हैं। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटीज ऑफ ग्रोथ, देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, सरकार ने चीजें करने की कोशिश की है, जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, जैसे कि मनरेगा स्कीम हो गई, फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गई, यहाँ पे मिड डे मील स्कीम की बात कर लीजिए कि भाई बच्चों को स्कूल में खाना वगैरह दिया गया, तो ये सब कुछ चलाया गया है जिसके चलते पोवर्टी लेवल्स और थोड़े बहुत माल न्यूट्रिशन के लेवल नीचे आए हैं, नो डाउट नीचे आए हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो फंडिंग है वो बहुत ज्यादा जेनरस नहीं रही है। जैसे कि एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन पूछा गया था, पीके पूछा गया था दिसंबर 2019 में, जहां पे मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डाटा प्रोवाइड किया कि 2017-18 के बाद पोषण अभियान को जितना भी पैसा एलोकेट हुआ है उसमें से केवल 32.5% इस्तेमाल किया गया। तो भले ही पैसा एलोकेट होता है इन स्कीम्स को, बट उनका यूटिलाइजेशन थोड़ा कम होता है। तो इस तरीके की चीजें हमें क्या बताती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की जो सीरियसनेस है इन चीजों को लेके, उसके ऊपर एक सवाल उठाया जा सकता है। और पिछले कुछ सालों में हम ये देखने को मिल रहे हैं कि रूरल इलाकों में और ओवरऑल जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो बहुत खराब हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इकोनॉमिक स्लोडाउन थोड़ा कम हुआ है, वेजेस जो हैं वो कम हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, और कहीं ना कहीं ये चीजें सीवियर हो गई हैं पैंडेमिक के बाद। हालांकि पैंडेमिक के बाद जो एग्जैक्ट इंपैक्ट आया है उसका डाटा अभी से 1-2 साल बाद ही आएगा। ये तो हम उस डाटे की बात कर रहे हैं जो कि अभी 2-3 साल पहले की बात है। कितनी प्रॉब्लम है हमारे देश में फूड को लेके, ये रिसेंटली जो हंगर वॉच करके एक रिपोर्ट आई थी उससे पता चलता है। ये जो हंगर वॉच फील्ड सर्वेस को मैंने अपने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। तो यहां पे ये जो NFHS 5 की जो फैक्ट शीट्स आई हैं, विच ऑल्सो प्रेजेंट डाटा रिलेटेड टू हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये केवल निगेटिव ट्रेंड नहीं दिखाती, पॉजिटिव ट्रेंड भी दिखाती हैं। तो अब तक तो हमने सारे निगेटिव ट्रेंड डिस्कस किए, चलिए कोई बात नहीं, कुछ पॉजिटिव ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो पॉजिटिव ट्रेंड्स में क्या है भाई, कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी माल न्यूट्रिशन को सुधारने के लिए जो फैक्टर्स हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। जैसे कि एक्सेस टू सैनिटेशन बढ़ा है, एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल्स बढ़ा है, वुमेन का स्टेटस सोसाइटी में बढ़ा है, स्पाउजल वायलेंस, तो भाई जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करता था जहां पे एक लेडी को उसका हस्बैंड मारता था, वो थोड़ा कम हुआ है। वुमेन को बैंक अकाउंट पे एक्सेस थोड़ा ज्यादा मिला है। कहीं ना कहीं इन चीजों में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। फिर फाइनली बात करते हैं हम लोग पीस मील अप्रोच की। देखिए अब तक इन जैसे चैलेंजेस को, माल न्यूट्रिशन जैसे चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच ली गई है वो पीस मील अप्रोच है, मतलब इंडिविजुअल अप्रोच है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे अप्रोच नहीं ली गई है। जरूरी यहां पे यह है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर डायरेक्टली इंटरवीन करे। कैसे कर सकती है डायरेक्टली इंटरवीन करना, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना, तो एग्स और फ्रूट्स को वल्नरेबल लोगों के बीच में बांटा जाए, जो बच्चे छोटे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो लेडीज अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू बिहेवियर चेंज देखा जाए बच्चों का,
स्कूल मील्स को और प्रोएक्टिव बेसिस पे बच्चों तक पहुंचाया जा सके। पैंडेमिक के बाद जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, किसी तरीके से कुछ ऐसा मिडिल अरेंजमेंट किया जाए कि उनको पैसा दिया जा सके, उन तक खाना पहुंचाया जा सके। फिर भाई यूनिवर्सल मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि भाई केवल गवर्नमेंट जॉब्स या फिर जो केवल गरीब महिला हैं उनके ही बच्चों के, मतलब उनके ही प्रेग्नेंट होने पे सरकार की तरफ से उनको मदद मिल रही। कहीं ना कहीं जितनी भी लेडीज प्रेग्नेंट हो रही हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशनल केयर में आके अपनी प्रेगनेंसी को रिपोर्ट करती हैं तो उनको भी कुछ एंटाइटलमेंट मिलने चाहिए। चाइल्ड केयर सर्विसेज मेजर लेवल पे चलाई जानी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग, अप्रोप्रिएट इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जो वुमेन प्रेगनेंसी के चलते काम नहीं कर पा रही है उसको अनपेड वर्क की भी सैलरी प्रोवाइड करी जानी चाहिए। तो ये सब चीजें यहां पे करने की जरूरत है। अब भाई देखिए, बात ये है कि ये सब चीजों के बारे में पहले ही बहुत कुछ बात की जा चुकी है। बहुत सारे अलग अलग कमीशंस, बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स अक्सर कर न्यूज़पेपर में लिखा करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक्चुअली में ज्यादा कुछ देखिए हो नहीं पाता है। प्रैक्टिकल लेवल पे इन सब चीजों को करने में खर्चा होगा, और खर्चा सरकार अभी ज्यादा करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, अभी की सरकार की क्या बात की जाए, सारी सरकारों की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। अगले आर्टिकल चलते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ एग्रेरियन डिसकंटेंट इन साउथ एशिया विद प्रोटेस्ट बिकमिंग कैटलिस्ट फॉर एंटी अथॉरिटेरियन स्ट्रगल, द एयर इज राइप फॉर न्यू विजन्स ऑफ रूरल इमेंसिपेशन। यहां पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया में ये जो फार्म क्राइसिस चल रही है, जो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो सरकार के खिलाफ एक फ्रंट खोल के बैठ गए हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज फॉलो कर रहे हो साउथ एशिया रीजन की, तो पूरे साउथ एशिया रीजन में हमको प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करो लाहौर की, तो कुछ एक महीने पहले ही बहुत सारे फार्मर्स को लाहौर में पीटा गया। लाहौर में जो फार्मर्स थे वो एजिटेट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि एग्रीकल्चर में उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के दाम नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते लाहौर में पकड़ के उनको पीटा गया, उनको अरेस्ट भी किया गया। श्रीलंका में भी जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो सब्सिडीज हैं, वो फार्मर्स को कम प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी के लिए श्रीलंका में जो रिसेंटली बजट आया है वहां पे भी फार्मर्स को बहुत कम एवेन्यूज प्रोवाइड किए गए। तो कोविड-19 पैंडेमिक में यहाँ पे ऑथर एक ट्रेंड को पॉइंट आउट कर रहा है, जिस ट्रेंड के चलते साउथ एशियन गवर्नमेंट्स, खासकर जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज है ना, वो एग्रीकल्चर को ज्यादा कॉर्पोरेटाइज कर रही हैं, और फार्मर्स की जो सफरिंग है वो इन कंट्रीज में थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। तो यहां पे ऑथर क्या कह रहा है कि भैया साउथ एशिया की कंट्रीज में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट एजेंडा चला रहे हैं। तो अब उनका ये मूड है कि देखिए भाई, सब्सिडी बांट के तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो एक काम करो, फूड प्रोडक्शन को कॉमर्शियल कर दो, तो कम से कम प्रॉफिट कमाया जा सके। जो भी प्रोडक्शन हो देश में वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। तो जो भी गेहूं, धान, चावल इंडिया में उगाए जा रहे हैं उनको देश के बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में तो खाना कम दाम में अवेलेबल है, तो हम बाहर से इंडिया में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज में तो फार्मर्स के लैंड जबरदस्ती छीने भी गए हैं, तो उनसे उनकी लाइवलीहुड आप वापस छीन रहे हो। और ये सब दोस्तों जो चीजें हुई है ना, इसके बदले में कोई स्टेबल जॉब का एश्योरेंस नहीं मिला है सरकार की तरफ से। तो सरकार ने फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट की है, बट उन फार्मर्स को कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू प्रोवाइड कर पाना, ये नहीं प्रोवाइड किया। अगर आप बात करें कुछ और एग्जांपल्स की, तो जब मई में लॉकडाउन लगा था तो पाकिस्तान की सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट में क्या बोला गया कि पाकिस्तान के वीट मार्केट को डीरेगुलेट किया जाएगा। श्रीलंका ने 2021 के लिए जो नेशनल बजट साइन पास किया है, उसमें एग्रीकल्चर लाइवलीहुड के लिए और एग्री बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज है उनके प्रमोशन के लिए बहुत कम पैसा दिया है। तो कुल मिला के ऑथर बस यही बोल रहा है कि जो साउथ एशिया की गवर्नमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन हो रही है, वो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, ना कि फार्मर के इंटरेस्ट को, और कहीं ना कहीं एंटी फार्मर एग्रीकल्चर पॉलिसीज को लेके आया जा रहा है। जब ये कॉर्पोरेट्स आते हैं, अब ये कॉर्पोरेट्स बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं, ये कॉर्पोरेट्स बहुत ही कम ऐसे चांस होंगे कि सीधे जाके फार्मर से बात करेंगे, तो ये मिडिलमैन को हायर करेंगे। तो ऑलरेडी इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कंट्रीज में मिडिलमैन एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह करके बैठे हैं, और कॉर्पोरेटाइजेशन चलते और मिडिलमैन की जो क्राइसिस है वो बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी से, ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी या पाकिस्तानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी या श्रीलंकन एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जोड़ देते हो, तो इससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इंटरनेशनल प्राइसेस तो इन दामों, इन गेहूं के कम है। अगर हमने इनको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया ना अपने देशों में, तो हमारे फार्मर्स बिल्कुल ही एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और एकदम ही सड़क पे आ जाएंगे। तो ये ट्रेंड यहां पे आइडेंटिफाई होता नजर आ रहा है।
इसके खिलाफ जिस प्रकार का बवाल हुआ है, जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे लॉ मेकर्स हैं वो बिल्कुल हिल से गए कि भाई ये हो गया तो हो कैसे गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। अभी कितना किया जाएगा कितना नहीं किया जाएगा वो एक अलग बात है। इस आर्टिकल को मैंने बस इसलिए आपके साथ डिस्कस किया है कि ये जो अहिलान कादिर गमार हैं, ये जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना में श्रीलंका में, और एक हाशिम बिन रशीद हैं, ये अपनी पीएचडी कर रहे हैं लंदन में। एक अमोद शाह हैं, ये डॉक्टोरल कैंडिडेट है आईएसएस हेग में। इन्होंने काफी अच्छे व्यू पॉइंट्स दिए हैं। एक्चुअली जो इनके व्यू पॉइंट्स है ना, वो केवल इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं है, ये पूरे रीजन के पर्सपेक्टिव में। तो एक रीजनल टेंडेंसी ये लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि थोड़ी सही भी लग रही है। फिर बात करते हैं ईस्टर्न डिस्क्वाइट की। द बैटल बिटवीन तृणमूल एंड द बीजेपी शुड नॉट टर्न इनटू अ सेंटर स्टेट टसल। 2021 अर्ली में वेस्ट बंगाल के स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। गजब का यहाँ पे बैटल होने वाला है। इस इलेक्शन से पहले ही वायलेंस शुरू हो चुका है। बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर्स, क्लैशेस बिटवीन तृणमूल एंड कांग्रेस एंड बीजेपी, ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो वेस्ट बंगाल में घुसे। सुनने में आ रहा है कि भैया 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद 50 पॉलिटिकल मर्डर्स देखने को मिले हैं वेस्ट बंगाल में, और ये बहुत बड़ा फिगर है। अगर आप बात करो बीजेपी की, तो 2019 लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें जीती हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कहीं यहां पे एंट्री मारता नजर आ रहा है वेस्ट बंगाल में कौन? बीजेपी। और बीजेपी चाहता भी है। बीजेपी ने प्रॉपर एक्टिव पॉलिसी चला रखी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिससे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां के पॉलिटिकल स्फीयर में बीजेपी घुसने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी 2016 में आसाम में भी जीता है, दूसरे अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी अपने रिसोर्सेज को पंप इन कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके हमको इलेक्शन तो जीतना ही जीतना है। अगर आप बात करो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, तो ये बात में कोई डाउट नहीं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है ना, वो काफी कम्युनल पॉलिटिक्स है, वो कम्युनल एजेंडा पे चलते हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स कोई बहुत दूध की धुली है, उनकी भी गड़बड़ी है। 2011 से पहले वेस्ट बंगाल में कौन राज करता था? तो लेफ्ट फ्रंट राज करता था। 2011 से पहले लेफ्ट फ्रंट ने वेस्ट बंगाल में 34 साल राज किया है। 2011 में ताकत में कौन आया? ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस को लीड करते हुए। और 2011 से लेकर 2021 10 साल तृणमूल कांग्रेस का बोलबाला रहा है, और अब बीजेपी यहां पे एंट्री मारने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का एजेंडा हिंदुत्व एजेंडा है, कहीं ना कहीं तृणमूल एजेंडा मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व है। तो यहां पे बहुत सी ऐसी चीजें बीच में हुई हैं जो कि थोड़ी डिस्टर्बिंग है। जैसे कि बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, जब इनका कॉन्वॉय जा रहा था वेस्ट बंगाल में, तो उसके ऊपर एक मॉब अटैक हुआ, एक मॉब ने अटैक कर दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेटेरियोरेट होती नजर आ रही है। तो जब बीजेपी के प्रेसिडेंट के मॉब पे अटैक हो गया, तो सेंटर की तरफ से 3 आईपीएस ऑफिसर्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट से बिना कंसल्ट किए। तो एक सेंटर वर्सेस स्टेट की भी स्थिति यहां उभरती हुई नजर आ रही है। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ही इलेक्शंस को अनाउंस किया जाएगा वेस्ट बंगाल के, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, इलेक्शन कमीशन वहां पे पावर में आ जाएगा। और इलेक्शन कमीशन को यह इंश्योर करना जरूरी है कि ये जो इलेक्शन का मुद्दा है, ये बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा यहां पे ना बन जाए। तो ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। पूरे डिटेल में, जितना ज़्यादा आसान तरीके से मैं समझा सकता हूँ, अपनी काबिलियत के हिसाब से उतना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। गुड बाय।